स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। मैं हूं शिवकांत गोस्वामी। इस वक्त मैं बनारस में मौजूद हूं और जैसा कि आप सभी देख देख रहे हैं बार-बार अलग-अलग वीडियो में मैं बिज़नेस करने वाले लोगों से मिल रहा हूं और उनसे अलग-अलग विषयों पर जानकारी उनके बिज़नेस से संबंधित, सरकार की योजनाओं से संबंधित और भी जो विषय हैं व्यवसाय से संबंधित जिसमें क्या चैलेंजेज़ हैं या और भी विषय हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। उसी क्रम में हम इस वक्त राकेश मौर्य जी के यहाँ हैं, जो कि जागृति टेक्सटाइल के नाम से इनका पूरा व्यवसाय है और एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। बनारस में एक बड़ा नाम है और कोरोना से पहले और आज तक अभी हम मौजूद हैं उनके प्लांट पर ही। अब तक उनका क्या सफ़र रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मौर्य है, जागृति टेक्सटाइल। सबसे पहला सवाल यही है कि व्यवसाय कैसे शुरू हुआ और इसका क्या इतिहास रहा? मतलब पिताजी शुरू किए या फिर आपने किया या कैसे ये स्टार्ट हुआ? लगभग ये तीसरी पीढ़ी है हम लोग की। पहले हम लोग ज़्यादा फ़ोकस करते थे जो साड़ियों में जरी लगती है, सबसे पहले दादाजी ने ही शुरू किया था, तो उसमें उस समय चाँदी के ओरिजिनल जरी बनाते थे, जिसमें कॉपर की कोई मिलावट नहीं हुआ करती थी। और उसके साथ थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ साड़ियों के होते थे। फिर समय बीतता गया, फिर ज़्यादा फ़ोकस जो है साड़ियों पे किया जाता है और साड़ियों में लगने वाले जो बनारसी जरी है, वो जरी भी बनाते हैं। खुद बनाते हैं जरी भी और साड़ी भी। तो जैसा कि आपने कहा कि जरी बनाते हैं और फिर साड़ी का भी निर्माण करते हैं, मतलब बुनाई वगैरह का सारा काम होता है आपके यहाँ। तो जैसे इस पूरे व्यवसाय में मान लीजिए शुरुआत तो आपके पिताजी से हुआ, चीज़ें आप भी इस क्रम को जारी रखे हुए हैं। एक साड़ी बनाने का प्रोसेस क्या है? थोड़ा-सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। अ, साड़ी या की बात नहीं करेंगे हम, बनारसी साड़ी की बात करते हैं। किसी भी धागे को, चाहे वो नायलॉन हो, पॉलिएस्टर हो, रेशम हो या फिर मिक्स रेशम हो, डुप्लीकेट रेशम हो, सारे किसी भी धागे को पहले उस धागे को ट्विस्ट करके या कुछ भी करके पहले उसके धागे को तैयार किया जाता है। जब धागा तैयार हो जाता है तो धागे की बहुत से ऐसे साड़ियाँ हैं जो बनाने से पहले धागे को कलर किया जाता है। कुछ डिज़ाइन और साड़ियाँ ऐसे हैं जो साड़ी बनने के बाद कलर होते हैं। तो एक पहला प्रोसेस होता है धागा, धागे के साथ यूज़ होने वाली जरी। फिर दूसरा प्रोसेस आता है कि उस धागे में कौन-सा जरी यूज़ हो जिससे उस धागे की साड़ी में उस धागे के साथ उसकी मैचिंग ज़्यादा अच्छा हो। तो ये साड़ी बनाने से पहले ये 2 प्रोसेस होता है, एक धागे का चयन और धागे को तैयार करना, दूसरा जरी का चयन और उसको तैयार करना। धागा कैसे बनता है? धागा बनाने का क्या प्रोसेस रहता है? अ, धागा बनाने का प्रोसेस है जैसे जो भी रॉ धागे आते हैं, वो कोई ऐसे धागे हैं जैसे अब हम ओरिजिनल सिल्क की बात करते हैं, रेशम की बात करते हैं, तो रेशम में क्या है कि 2 धागों को या 3 धागों को या 4 धागों को ट्विस्ट करके कतान बनता है, शिफॉन बनता है और जैसे अब मान लीजिए टसर, टसर के धागे को भी रेशम से ट्विस्ट किया जाता है कि उसकी मजबूती आए और साड़ी में उसको यूज़ किया जा सके। तो साड़ी बनाने से पहले सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो धागे के चयन के बाद उसको ट्विस्टिंग से किस वैरायटी की साड़ी बनानी है उस हिसाब से उसमें धागे का लेयर होता है, 2 धागे, 3 धागे, 4 धागे एक साथ ट्विस्ट करने के बाद तो धागा तैयार होता है और धागे को रेशम को तैयार करने से पहले से ट्विस्ट करने से पहले कुछ केमिकलाइज़ किया जाता है कि रेशम को मजबूत किया जाए। जब धागा तैयार हो जाता है तो कलर से पहले उस केमिकल को दूसरे केमिकल से धो दिया जाता है जिससे कि उसमें यूज़ किए गए जैसे नारियल का तेल, कुछ साबुन वगैरह भी डाला जाता है कि जिससे उसके घिंचाव पड़े तो वो टूटे ना, थोड़ा-सा उसमें लचीलापन आ जाए। जैसा कि आपने बताया कि धागा कैसे बनता है और उसको उसका लाइफ़ कैसे ज़्यादा रह सकता है। जैसे इसका लाइफ़ के बारे में थोड़ा बताइए कि जैसे बनारसी साड़ी जो बनता है, इसकी लाइफ़ कितने दिनों तक मान सकते हैं? अ, अगर मैं आप सिल्क की बात करें तो सिल्क को डिफ़ाइन करना मुश्किल है, उसके रखाव से वो सालों-साल चलता रहता है। अब पॉलिएस्टर की बात करें तो पॉलिएस्टर की साड़ियों की जो लाइफ़ होती है नियर अबाउट 10 साल होती है। तो जो धागे हैं, धागा अगर मैं तुरंत तैयार होके आया, साड़ी बना तो उसकी
लाइफ ज़्यादा है। अगर धागे हम पुराने यूज़ कर लिए 4 साल 5 साल बाद तो साड़ियों की लाइफ 4-5 साल बचती है। ये चीज़ है, तो धागा ही सब कुछ है साड़ी का। जैसा कि मैं सवाल ये इसलिए पूछा कि बनारसी साड़ी का शेल्फ लाइफ क्या होता है? ये इसलिए पूछ रहा था मैं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि देखिए आज के टाइम में ट्रेंड ट्रेंड चल रहा है कि एक बार पहना और उसको फिर रख दिया। और ये बनारसी साड़ी मतलब वास्तव में देखें तो बहुत महँगा है और एक प्रोसेस इसका बहुत कठिन होता है, तो इसलिए महँगा है। लेकिन शेल्फ लाइफ की बात करें तो आपने कहा जैसे कि 10 साल लगभग 8 7-8 मिक्स साल या धागों फिर जैसा हाँ, मिक्स धागों की लाइफ जो है कम होती है और रेशम के धागों की लाइफ ज़्यादा होती है। यदि कोई पहनना पहनना चाहे तो 10 साल तक पहन सकता है, ऐसी ये मतलब साड़ी या उसका जो मतलब प्रोसेस जो होता है, वो उस तरीके का होता है, जैसे धागा इतना मजबूत या बोल सकते हैं शेल्फ लाइफ उसका बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें जैसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इसको बनाते समय और किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है जिससे कि ये डिज़ाइन इसका और थोड़ा-सा इसको लेके क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध है। बनारस की साड़ी विदेशों में, चाइना और बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट भी होता है। तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँगे किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है और ये स्टाइलिश तरीके का जो बढ़िया जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए धागा रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और साथ में इधर आप देखेंगे, ये देखिए बनारसी साड़ी है। इसमें जो ये जरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, जो ये हाँ। डिज़ाइन है, ये हुँ। डिज़ाइन ज़री अच्छा, अच्छा। ये जरी है। हाँ, ये ज़री के डिज़ाइन है सारे। जैसे किसी भी बनारसी साड़ी में 3 चीज़ें होते हैं, एक बॉर्डर, जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, दोनों साइड इसको बॉर्डर बोलते हैं और दूसरा आपका मेन बेस हो गया, जो साड़ी के चारों तरफ है। ये डिज़ाइन किस एरिया में किस तरह का डिमांड है, कहीं फुल साड़ी डिज़ाइन चलता है, कभी छोटे डिज़ाइन कहीं-कहीं चलते हैं, कभी बीच की साड़ी पूरी प्लेन भी चलती है कहीं-कहीं। तो और उसके बाद सबसे फ़ोकस जो होता है औरतों का वो आँचल पे होता है, ये आँचल होता है। तो आँचल ही ये हा पॉइंट सामने हाँ, दिखता है। ये सामने सामने दिख रहे दिखता हैं। है लोगों के हाथ में जो होता है वो आँचल ही आता है, तो वो सबके नज़र में मेन आँचल ही होता है। तो ये डिज़ाइन जो है देखिए डिपेंड करता है कि आप कहाँ माल भेज रहे हैं। कलकत्ता की अलग डिज़ाइन है, साउथ में चेन्नई, मद्रास ये सब की अलग डिज़ाइन है, बॉम्बे की अलग डिज़ाइन है, दिल्ली और ये सब की अलग डिज़ाइन है। तो कहीं न कहीं डिज़ाइन और कपड़े की क्वालिटी भी जैसे कोलकाता में ज़्यादातर शिफॉन और कॉटन के कपड़े यूज़ होते हैं साड़ियों में और साउथ में सिल्क ज़्यादा यूज़ होता है। सिल्क में जैसे आप शिफॉन भी जाता है और कतान भी जाता है और बांग्लादेश में जो है वो कतान और शिफॉन दोनों जाता है। इसपे जैसे उस क्या भारी हो जाती है साड़ी ये मतलब अलग-अलग जैसे वैरायटी को बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये साड़ी है, ये सिल्क है, सिल्क है। सिल्क का है। हाँ। तो जैसे कोई साड़ी भारी भी होती है, ऐसा भी होता है कि इसमें क्वालिटी के हिसाब से भारी भी जाता है क्या, ऐसा कुछ है? देखिए बनारसी साड़ी और आम साड़ी में पहले डिफरेंट आपको बता दें। आम साड़ी प्लेन बनती है, उसपे वो या तो एम्ब्रॉयडरी करते हैं या प्रिंटिंग करते हैं और बनारसी साड़ी जो है वो बुनाई के समय ही डिज़ाइन तैयार होता जाता है। मतलब उसका बेस ही पूरा वो वैसे ही चलता है। हाँ, उसका बेस ही जब वो कपड़े की बुनाई होती है तो साथ में डिज़ाइन एक-एक धागे के साथ तैयार होता है। तो जब वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कपड़ा कितना वेट जाए। 500 ग्राम से लेके 1.5 किलो तक ओरिजिनल साड़ियाँ आती हैं। अब इसमें के अलावा भी जैसे आप पॉलिस्टर की साड़ी लोगे तो पॉलिस्टर की साड़ी 2 किलो के लगभग आएगी। 2 2 किलो किलो के आस-पास होगी। हाँ, 2 किलो के आस-पास जाएगी। अब अगर मैं शिफॉन ओरिजिनल आप लेते हैं, तो शिफॉन ओरिजिनल में क्या है कि वो 500, 600, 700 ग्राम की साड़ियाँ आती हैं और एक रुई जैसा मुलायम साड़ियाँ होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिल्क का प्योर सिल्क है, इसको कतान बोलते हैं। इसकी भी जो वेट है लगभग 900 ग्राम, 800 ग्राम से लेके 1200 ग्राम तक डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कितना वेट आएगा। तो उसकी इसमें जो यूज़ होती है जरी देखिए, हमारे बनारस में जो ओरिजिनल कपड़ों में जैसे सिल्क के कपड़ों में जो यूज़ होती है, वो जरी होती है, वो मेटलिटिक होती है। मेटल से तैयार होती है। मेटल में क्या होता है कि कॉपर और सिल्वर मिक्स करके यूज़ किया जाता है। तो इसलिए थोड़ा वेट इसका बढ़ जाता है और पॉलिस्टर की साड़ियों में पॉलिस्टर का वेट बढ़ जाता है। उसमें जरी जो होती है, वो भी पॉलिस्टर की होती है, वो हल्की होती है।
अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, दूसरे प्रदेशों से आते हैं। हम लोग तो बनारस के हैं, या आप तो खुद निर्माण करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। लेकिन कोई आम व्यक्ति कहीं से आता है बाहर से, वो यहाँ साड़ी खरीदता है, महंगी हो या सस्ती अलग बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि कैसे उसको पहचाने कि ये बनारसी ओरिजिनल साड़ी है। देखिए, ओरिजिनल बनारसी का यही पहचान है कि वो कपड़े के बुनाई के साथ उसकी डिज़ाइन होती है। पॉलिस्टर की भी साड़ी ओरिजिनल बनारसी है, क्योंकि वो भी बनारस में बना है। और सिल्क की भी साड़ी बनारस में बना है, तो वो भी ओरिजिनल बनारसी है। अभी हाल में जैसे आप बात कर सकते हैं सूरत। सूरत से पॉलिस्टर की साड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा बन के आ रही हैं बनारस में, फिर यहाँ से बिकने को जा रही है, बनारसी के नाम पे। तो ज़्यादातर पॉलिस्टर की साड़ियाँ बहुत सस्ते रेंज में अब मार्केट में उतर आए हैं। 1500 से स्टार्टिंग हो जाता है और डिपेंड करता है बेचने वाले के ऊपर और खरीदने वाले का। 1500 की साड़ियाँ अगर मैं कोई बेचने वाला जैसे यहाँ पे जो बेचने वाले हैं, वो अपनी मार्जिन जोड़ के कभी उसी साड़ी को 5000 में भी बेच देते हैं, कभी उसको 2000 में भी बेच देते हैं, कभी 1600 में भी बेच देते हैं। और रही बात ओरिजिनल की, ओरिजिनल तो यहाँ आने वालों 1% लोगों के पास ही सिल्क की ओरिजिनल साड़ियाँ जा पाती हैं। ऐसी बात है। 1% से 2% नहीं हो पाते हैं। अगर मैं सिल्क की साड़ी खोजेंगे तो। उस सिल्क के नाम से भले कुछ दे दें। सिल्क के नाम से देखिए मिक्स सिल्क आता है, डुप्लीकेट सिल्क आता है और एक प्योर सिल्क हो गया। तो ज़्यादातर वैरायटी में जो यहाँ आके ले जाते हैं, उनको लोग दुकानों पे, गद्दी पे नहीं, जहाँ स्टॉकिस्ट है, जो गद्दी है, वो कुछ हद तक तो सही देते हैं, लेकिन ज़्यादातर शोरूम जो है, उनको मिक्स ही दे पाते हैं। ओरिजिनल जल्दी बहुत बड़ा शोरूम है, वही अपने यहाँ ओरिजिनल साड़ी रखा है। जैसे ये साड़ी है सिंपल सा, अगर मैं आप किसी शोरूम से जाके इसको लेंगे, तो ये नियर अबाउट 14,000 की साड़ी है। अब एक आम आदमी आएगा तो उसको कोई बोलेगा ये 15,000 14,000 की साड़ी है तो कहेगा कि मुझको बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होता है। और जो जैसे हम आप चले जाए खादिम में, वहां जाके मटका का सेट का कपड़ा ले लें, टसर का सेट का कपड़ा ले लें, वो आता है ना लेलन का कपड़ा ले ले, कॉटन का कपड़ा ले ले, सबका रेट अलग आ जाएगा तुरंत। उसी तरह बनारस में बनने वाले जैसे अब मैं क्या बनाता हूँ, मैं शिफॉन सिल्क शिफॉन बनाता हूँ, सिल्क कतान बनाता हूँ और टसर बनाता हूँ। तो ये सब वैरायटी यहाँ बनते हैं और सारे वैरायटियाँ बनते हैं। साड़ी के धागे के साथ जरी की क्वालिटी भी साड़ी के रेट को बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें सिल्वर लगा होता है। सिल्वर का कास्ट क्या है आपको तो अंदाज़ा है। जैसा कि आपने कहा कि नकली और असली के नाम पर बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर एक बात और है कि जैसे मान लीजिए नकली और असली चीज़ें हैं। इसमें मार्केटिंग को लेके आपका चैलेंज क्या रहता है? क्योंकि लोग नकली के नाम पर वो सस्ता दे देते हैं, फिर असली तो वास्तव में वास्तविक है। तो उसमें चैलेंज क्या रहता है? मार्केटिंग का कैसे चैलेंज आप लोग के लिए? जी देखिए, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बहुत कम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में मतलब ऑनलाइन सेलिंग जैसे अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, ये सब पे बेचते हैं तो हम अपना रेट फिक्स करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिख देते हैं। जिसको पसंद आता है वो अप्लाई करता है। जो ओरिजिनल पहना है वही ओरिजिनल जानता है। बाकी कोई देखेगा कि यही साड़ी की डिज़ाइन 15,000 में, फिर यही साड़ी की डिज़ाइन 1500 में, तो सोचेगा कि जो एंटरप्रेन्योर है वो बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन जो पहना है और ज़्यादातर हम लोग देखिए सप्लायर को देते हैं, जो बनारस में स्टॉकिस्ट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं कर सकते, स्टॉकिस्ट। स्टॉकिस्ट ही के बाद अलग-अलग एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर आके स्टॉकिस्ट से ले जाते हैं और वो जाके रिटेलर को बेचते हैं। तो हम लोग स्टॉकिस्ट को देते हैं तो वो लोग हम लोग पे बिलीव भी करते हैं, साथ में वो कपड़े को पहचान भी लेते हैं कि कौन मिक्स है, कौन ओरिजिनल है। कस्टमर को अगर मैं दोनों पास में रख के पहचान कराएँ, तो बहुत ध्यान से देखेगा तो पहचान कर पाएगा, लेकिन अगर मैं हम कह के पहचान कराएँ तो मुश्किल है। तो नकली या मिक्स रेशम
या ओरिजिनल रेशम, ये तीनों को एक साथ रखेंगे तो फ़र्क समझ में आ जाएगा। लेकिन एक को रख के हम कह दें कि ये मिक्स वाला है, ये ओरिजिनल है, मिक्स वाले को कह दें ओरिजिनल है, तो वो कभी भी नहीं पहचान पाएगा। ये है, पहचान नहीं किया जा सकता है। नहीं, ह नहीं पहचान किया जा सकता। कभी-कभी हम लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। प्रोसेस इसका इतना सिस्टमैटिक होता है कि बहुत चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। मतलब कह सकते हैं कि बहुत बारीकियाँ हैं और समझने के लिए आपको मतलब ये बस आसान भाषा में समझिए कि आपको ये समझना है कि ये जो जिस तरीके से साड़ी बनाई जाती है या फिर उसको पहनने के बाद और जो मतलब व्यक्ति इसको समझना चाहता है ऐसे भी समझ सकता है कि ये डिज़ाइन ऊपर से नहीं किया जाता है मतलब सिंपल भाषा में बात करें तो। एकदम सिंपल बात ये है कि जैसे कोई चीज़ है उसको ऊपर से रख दिया जाए तो वो पहचान में आ जाएगी कि ये चीज़ उसके ऊपर रखी हुई है और एक है कि उसके साथ फिटेड है मतलब उसी में वो बुनाई किया गया जैसे स्वेटर पहनते हैं, है ना? स्वेटर पहनते तो पूरी तरीके से वो उस तरीके से हाँ, हाँ। तो हाँ, जैसे स्वेटर है, स्वेटर में जब उसकी बुनाई होती है तो कलर डिज़ाइन अलग-अलग हो जाता है। लेकिन अगर में उसपे कोई लोगो होता है तो वो अलग से उसपे पेस्टिंग की पेस्ट जाती है। तो उसी तरह है बनारसी साड़ी जो है वो बुनाई से ही तैयार होता है और उसकी पेस्टिंग है या प्रिंटेड है तो मान लीजिए कि बनारसी साड़ी नहीं है। अच्छा आपके हिसाब से आप व्यवसाय में हैं, इसको पहन के ज़्यादा आनंद आता है मतलब एक महिला के का अनुभव यदि आपके पास कोई हो ऐसा अनुभव या फिर जो आजकल साड़ियाँ अलग-अलग तरीके की चल रही हैं, नकली साड़ी की जो बात हो रही थी, दोनों के पहनने पर क्या मतलब इसको आराम जैसे संबंध लोगों से जुड़ते जाते हैं तो कभी हम किसी को बड़े जैसे बड़े जगहों पे बहुत सारे गए हैं जो जमींदार टाइप के लोग हैं या फिर वहाँ के रईस हैं तो मिलना-जुलना जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, हम लोग के कुछ और लाइनें थी तो अधिकारियों से भी मिलना। तो जब हम ओरिजिनल साड़ी देते थे तो वो अ, अधिकारी को तो समझ में आता नहीं था, जब वो अपने वाइफ़ को ले आके देते थे, तो उनकी वाइफ़ जब इस साड़ी और अपनी खरीदी हुई साड़ी आमने-सामने रख के कंपेयर करती थी, तो ज़रूर फ़ोन करके बोलती थी कि आप बहुत अच्छी चीज़ भेजे हैं। तो जब कोई ओरिजिनल पहनता है, तो ओरिजिनल उसके पास जाएगा तो वो जान जाएगा, अगर में वो डुप्लीकेट भी पहन रहा है या मिक्स पहन रहा है, जब उसके पास ओरिजिनल एक बार पहुँच जाएगा, तो वो खुद जान जाएगा कि ओरिजिनल चीज़ें क्या है। जैसे आपके हाथ में ये है, आप बताइए इस कपड़े में आपको छूने से कभी कड़कड़ाहट लग रही है कहीं भी? बिल्कुल नहीं लग रही है, बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा है, एकदम सॉफ्टनेस है, काफ़ी सॉफ्टनेस है। और आप जब साड़ी को फ़ोल्ड फ़ोल्ड करके फ़ोल्ड फ़ोल्ड खोसते करेंगे, हैं, हाँ। तो एक ढेर सारा लेयर तैयार हो जाता है। जब वो लेयर आप खोसेंगे तो एक मोटा लेयर में आपको ऑटोमैटिक पहले बार में पता चल जाएगा, ओरिजिनल रहेगा तो आसानी से घूम के बैठ जाएगा पूरी तरीके से। और मिक्स रहेगा तो उठा-उठा लगेगा। और उठा-उठा बहुत चीज़ें हैं जैसे धाग मिक्स में आप पॉलिएस्टर की ले लेंगे तो वो जब उसकी पल्लू बैठाई जाती है तो चुनट तो उसको हमेशा उठा ही रहेगा। लेकिन अब अगर में आप शिफॉन ले रहे हैं, आप कतान की सिल्क की ओरिजिनल कतान या शिफॉन ले रहे हैं, जब आप उसके चुनट को बैठाएँगे तो एकदम सीधा बैठ जाएगा, उसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये थोड़ा-सा पहनने में फ़र्क समझ में आता है। और ये एक तरह से असली नकली का पहचान भी करा देता है, नहीं? हाँ, हाँ, जब मोटा लेयर किसी चीज़ को आप मोड़ेंगे तो असली नकली का मालूम चल तो जाएगा। कहीं न कहीं आप सिंपल आप यदि देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप समझ जाइए कि कहीं न कहीं आपको ये तरीका पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है। अच्छा अब हम लोग थोड़ा-सा बात करेंगे आपसे कि इस व्यवसाय में आप जब से हैं, किन-किन तरीके के चैलेंजेज़ आपको फेस करने को अभी तक हुआ? क्योंकि हर व्यवसाय में हर जगह चैलेंज तो है ही। और देखिए अगर मैं व्यवसाय में चैलेंज ना हो तो वो व्यवसाय नहीं है। फिर वो सर्विस हो जाता है कि आप गए ड्यूटी बजाए चले आए। उतार-चढ़ाव को ही व्यवसाय कहते हैं। और चैलेंजेज़ हर तरह से आते हैं जैसे अ, सही चल रहा है तो कभी वर्कर का चैलेंज आया, कभी इलेक्ट्रिसिटी का चैलेंज आया, कभी मार्केट का चैलेंज आया। ये सब लगे रहते हैं। जैसे अभी मान लीजिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। महादेव और कुंभ का मेला चल रहा था। तो उस समय बहुत सारे लोग बनारस आ रहे थे। तो सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। हम लोकल भी अपने वाहन को लेके नहीं जा पाते थे। ऐसी स्थिति में हमारा व्यवसाय एक छोटा-सा चैलेंज कि धीरे-धीरे 50% व्यवसाय रुक-सा गया। हाँ, ट्रांसपोर्ट को लेके हाँ, और ट्रांसपोर्ट अगर मैं हम माल रॉ मटेरियल टाइम से नहीं आएगा और बना हुआ माल नहीं जाएगा, तो हम अपने यहाँ स्टॉक कितने करेंगे? हमारे यहाँ जैसे लगभग 50 साड़ियाँ रोज़ बन रही है।
अगर मैं 10 दिन में 500 साड़ियाँ स्टॉक हो गई, तो फिर कैसे होगा? स्टॉक तो निकलना चाहिए। तो इसलिए छोटे-मोटे चैलेंज हमेशा आते रहते हैं व्यवसाय में, उसको कुछ नहीं। कभी गवर्नमेंट बिजली के नाम पे कि आज दिन में वर्क हो रहा है, कभी-कभी वायर बदले जा रहे हैं, तो पेड़ की कटिंग की जा रही है, तो लाइट काट दी है। नहीं प्रभावित होता है। त्योहार पड़ता है, हर त्योहार हमारे बनारस में धूमधाम से मनाया जाता है, तो 3-4 दिन के लिए फैक्ट्री बंद हो जाती है, कोई भी त्योहार पड़े। पे काफ़ी व्यवसाय कहीं न कहीं प्रभावित होता है क्योंकि बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण है इसमें क्योंकि उसके बिना मशीनें नहीं चल सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप उसमें देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, सारी मशीन चल रही है, बिजली से ही चल रही हैं कहीं न कहीं। अच्छा आपने सरकार की बात की, बिजली की बात की, तो सरकार की योजनाओं का कैसे इसमें किस तरीके से फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या चीज़ें इसको लेके थोड़ा-सा आप बताएँ? क्योंकि केंद्र सरकार ने काफ़ी योजनाएँ लेके आई है और बनारस की साड़ी मतलब बनारसी साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, कहीं न कहीं पहचान मिली है और इसको लेके केंद्र सरकार ने भी काफ़ी योजनाएँ चलाई है, क्या उसका लाभ आपको मिल पा रहा है? अ, मैं सरकार का शुक्रिया अदा करूँगा, आभार व्यक्त करूँगा, जितने भी सरकारें आई हैं, सबने कोई न कोई योगदान दिया है। अब बिजली की बात कर लें, बिजली के लिए उन्होंने सब्सिडी दे रखी है। सिल्क की बात करें, सिल्क टैक्स फ्री किया हुआ है। तो कहीं न कहीं हर तरह से गवर्नमेंट का सपोर्ट हमेशा से रहा है। इसको कोई नहीं झुठला सकता। आज भी हम गवर्नमेंट से लड़ते हैं कि पहले ज़्यादा सब्सिडी बिजली पे मिलता था, अब कम मिल रहा है, उसको बढ़ा दिया जाए। तो देखिए गार्जियन गवर्नमेंट एज़ ए हमारे गार्जियन, तो उनसे हमें हमेशा सपोर्ट मिला है और हम अपेक्षा भी करते हैं कि मिलता और जीएसटी जब से आया, क्योंकि पहले और 2012-14 के बाद जब मोदी सरकार आई, तो जीएसटी उन्होंने लागू किया, 2014 के बाद है। जीएसटी लागू हो गया। तो जीएसटी आने से क्या आपके बिज़नेस पे इसका कितना प्रभाव पड़ा है? अ, मैंने बोला ना गवर्नमेंट गार्जियन है, जीएसटी से प्रभाव पड़ा। कुछ लोग का मानना है कि माल बिकना कम हो गया एट ए टाइम पे। मैं आपको इंटरनली बता रहा हूँ, पहले मैं कच्चे पे माल बेचता था। किसी के यहाँ 10 लाख का माल पड़ा है, फर्म बैठ गई, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। उसके पास क्लेम कैसे करूँ? लेके भाग गया पैसा उससे तो लड़ नहीं सकते थे। हाँ, जब से जीएसटी इन्होंने अनिवार्य किया है, हम ऑन पेपर माल भेज रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर मैं कोई फर्म दिवालिया होती है या कोई व्यक्ति करा नहीं, हमारे यहाँ बकाया नहीं है, हम ऑन पेपर आपको माल भेजे हैं और खाते में पैसा लिए हैं, डिफरेंट फिर किस बात का है, अगर मैं आपने पूरा दे दिया है तो? कि खाता तो हम कहीं भी फर्म का ही यूज़ करेंगे, तो अकाउंट में ही पैसा आएगा ना, कैश तो आएगा नहीं। तो ये चीज़ें हैं, तो जीएसटी से एक हम लोग ऑन पेपर हुए हैं। दूसरा चीज़ बहुत से स्टॉकिस्ट क्या है कि कई-कई महीने का स्टॉक बना लेते थे, पेमेंट बाद में करते थे। अब क्या है कि वो छोटा-छोटा स्टॉक बनाते हैं कि अ, जीएसटी ज़्यादा खड़ा ना हो, जितना उनका निकलता है उतना स्टॉक बनाते हैं। इससे हमारा टर्नओवर भी एक प्रॉपर रूप से चलने लगा, फ़ायदा ही है। इसका अगर मैं दूर से सोचा जाए तो फ़ायदा है क्योंकि देखिए हम कॉपर खरीद रहे हैं, हम सिल्वर खरीद रहे हैं, उसपे हम जीएसटी दे ही रहे हैं। पॉलिस्टर खरीद रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, सिल्क खरीद रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन साड़ी बना के फिर दे रहे हैं। पहले 5% लगता था, फिर बढ़ गया है, थोड़ी-सी रहता है लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा है। सबके अलावा भी गवर्नमेंट से ये जो उन्होंने किया है, ये फ़ायदेमंद है। कहीं न कहीं व्यवसाय में जीएसटी आने के बाद से व्यवसाय में ज़्यादा सुरक्षा बढ़ी है। कहीं न कहीं बोल सकते हैं ये भी कि आपका पैसा डूबा हुआ पैसा भी निकालने के लिए एक हथकंडा के तौर पर एक ये आधार आधार बन जाता है, बिल्कुल। और भी जैसे लोग जो इस व्यवसाय में हैं, बनारस में क्योंकि ये बनारस एक हब है इसको लेके, तो बाकी लोग को भी क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि और जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उनको कैसे व्यवसाय करना चाहिए, क्या चीज़ें करना चाहिए? बीच में मेरे मन में एक सवाल आया था, वो मैं छूट गया था कि क्या लगता है आपको बनारसी साड़ी इतनी विश्व प्रसिद्ध होने के पीछे क्या राज है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि बहुत प्रसिद्ध हुई, विदेशों में कौन-सा देश ऐसा होगा जहाँ बनारसी साड़ी का नाम नहीं लिया जाता है, तो इसके पीछे क्या ख़ासियत है? थोड़ा-सा बताएँ।
पहले मैं बता दूँ कि बनारसी साड़ी सिर्फ़ फ़ेमस नहीं है, बनारस के जो कपड़े होते हैं साड़ियों जैसे, उसके सूट भी बनते हैं। अच्छा, सूट भी बनता है। हाँ, शेरवानी भी बनता है। तो ख़ास इसलिए है कि देखिए पहले भारत में राजा-महाराजाओं में जो घर वहाँ की रानियाँ होती थी, वो बनारसी साड़ियाँ पहनती थी। तो एक बनारसी साड़ी पहनने के बाद एक एक परंपरागत साड़ी भी मानी जाती है, किसी विवाहों में इसको शुभ भी माना जाता है। दूसरा, ये अलग लुक देता है, एक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई वैवाहिक कार्यक्रम या कोई पार्टी हो, तो ये अलग लुक देता है। बनारसी साड़ी की डिज़ाइन और उसके वो एक आपको एक सेपरेट लुक देता है। कि हाँ, अब आपने कभी-कभी गाना, मूवी में भी देखा होगा, बहुत से सीरियल भी अब आ रहे हैं, उसमें बनारसी साड़ियों का यूज़ किया जा रहा है। तो एक नॉर्मल कपड़े और एक बनारसी साड़ियों को अगर मैं सामने देखेंगे, तो अलग लुक हो जाता है, एक पर्सनैलिटी अलग दिखती है बनारसी साड़ी पहनने के बाद। जैसे कुछ बड़े लेटेस्ट में बड़े घराने भी हैं जो लगभग सभी लोग जानते हैं जैसे मुकेश अंबानी का परिवार हो गया, उनके यहाँ जो साड़ियाँ सैकड़ों साड़ियाँ यहाँ से बन के गई थी। अ, न नॉर्मल साड़ियाँ जो ओरिजिनल सिल्क की है वो भी गई थी, प्लस उसमें जरी मिक्स भी गया था, प्योर जरी भी गया था, प्लस कुछ साड़ियों में उन्होंने अलग से हीरे की कढ़ाई भी करवा दी थी। जैसे ऐश्वर्या राय की शादी हुई, ऐश्वर्या राय की शादी में उस समय मुझे याद है कि 11 लाख का बनारसी साड़ी गया था। उस साड़ी में जो जरी यूज़ की गई थी, वो प्योर सिल्वर की जरी थी। भर के पूरे थे। हाँ, प्योर सिल्वर से बनी जरी थी और वो हैंडलूम से तैयार की गई थी, कि जिससे वो मुलायम हो सके कपड़े और टाइट ना हो कि उसकी सिल्वर कहीं न कहीं कपड़े को टाइट करता है, तो उसको हैंडलूम यूज़ किया गया था और उसको बनाने में बहुत चीज़ें यूज़ की गई थी। और जहाँ पे उस साड़ी में गोल्ड दर्शाया गया था कि सिल्वर पे सोना कलर, तो उसमें चाँदी पे कहीं-कहीं सोने की पानी चढ़ाई गई थी, कहीं चा सोना भी यूज़ किया गया था। इसीलिए कोई-कोई साड़ियाँ जो है बहुत महँगी हो जाती हैं, कभी उस समय 11 लाख, इस समय 30 लाख, 35 लाख की साड़ियाँ भी जाती हैं बन के स्पेशल ऑर्डर पर। तो कुछ लोग हैं 2-4 लोग जो बनारसी साड़ी का ओरिजिनल इस तरह ऑर्डर लेते हैं, लाखों रुपए की एक-एक साड़ियाँ बनाते हैं। हम लोग तो एक मिडिल क्लास के लिए एक नॉर्मल साड़ियाँ ओरिजिनल में बनाते हैं। ये भी वो साड़ियाँ जैसे लाखों साड़ियाँ बिकती हैं, तो एक आध साड़ियाँ तैयार होती हैं। ज़्यादातर तो यही साड़ियाँ बिकती हैं, तो इसको हम लोग तैयार करते हैं सिल्क में। हमारे दर्शक जो हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के हैं या फिर उसके नीचे के ज़्यादातर लोग देखने वाले हैं। तो उनके लिए जो महिलाएँ देख रही हैं अभी फ़िलहाल, उनके लिए क्या मतलब अभी ट्रेंडिंग कौन-सी साड़ियाँ चल रही हैं जो बनारस की साड़ी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, लोग ज़्यादा पसंद कर रही हैं? पहले तो आपको बता दें कि अ, जो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से नीचे के लोग हैं, कभी-कभी उनके सोच में भी फ़र्क होता है। देखिए बनारसी साड़ी की जो डिज़ाइन मैक्सिमम साड़ियों में पूरे साड़ी में डिज़ाइन बनी होती है। कभी-कभी लोग हमसे डिमांड करते हैं कि सिर्फ़ आँचल पे डिज़ाइन हो, बाकी प्लेन हो। तो उस तरह की साड़ियाँ भी बनती हैं लेकिन वो फिर वो बनारसी लुक नहीं दे पाता। बनारस का साड़ी है तो उसको डिज़ाइन से ही फ़ेमस है। अब डिज़ाइन ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा? और देखिए हर आदमी की अपनी कैपेसिटी है। बनारसी साड़ी भी उसी तरह हर आदमी की कैपेसिटी के अनुसार बनता है। आप जैसे-जैसे अगर मैं आप नहीं पहनते हैं तो पहले एक लो रेंज की साड़ी लीजिए। आपको लगता है कि इससे पहनने से कुछ आपको पर्सनैलिटी आपके किसी कार्यक्रम में गए अच्छी लगी, तो फिर आप उसमें अच्छे रेंज के अच्छे क्वालिटी की साड़ी पहनिए। जैसे हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो ज़्यादातर हम टी-शर्ट पहनाते हैं, जैसे बड़े होते हैं तो फिर हम उनको शर्ट पहनाते हैं तो कॉटन वगैरह के शर्ट हो जाता है। फिर बच्चे और बड़े होते हैं तो फिर वो चले जाते हैं लेलन में चले जाएँगे तो अलग-अलग महँगे कपड़ों में। उसी तरह मैं भी कहना चाहूँगा कि आप जो सूट पहनता है बनारसी साड़ी बनारसी कपड़े का सूट सिलवा के पहन के देखें। कहीं न कहीं आपको कुछ नहीं पहनना है तो दुपट्टा आप सब कुछ प्लेन पहनिए, बनारसी साड़ी का दुपट्टा भी आता है। हम दुपट्टा भी बनाते हैं, तो आप दुपट्टा यूज़ करिए, फिर आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि
दुपट्टा आप रखी हैं तो आप लोग खुद आपको चार लोग बात करेंगे, समझेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि एक आम कपड़े और बनारसी कपड़े में आपको क्या डिफरेंट लगा आपके पर्सनालिटी पे। तो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, ये जो कपड़ा है, बनारसी साड़ी है, ये अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के बनाए जा सकते हैं। जैसे दुपट्टा बनाया जा सकता है, इसका सूट बनाया जा सकता है, महिलाओं के लिए भी बनाया जा सकता है, मतलब महिलाओं के लिए हाँ सूट और सलवार टाइप का बनाया जा सकता हाँ हाँ, सूट सलवार लहंगा, जेंट्स में भी दुपट्टा बनता है, शेरवानी बनता है, तो ये सबके लिए है, उसमें नहीं छुपा है कुछ भी। मतलब पहले ये था कि सिर्फ था, लेकिन धीरे धीरे पिछले 20 सालों में ये परंपरा बदली और अब सबके लिए कपड़े बन रहे हैं बनारसी साड़ी में। है। वो विजिट हमारे साथ राकेश मौर्य जी, जो कि जागृति टेक्सटाइल के मालिक हैं, ऑनर हैं। और इनसे हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके का बनारसी साड़ी किस तरीके का साड़ी बनारसी आजकल ट्रेंड में है, किस तरीके से ये बनाया जाता है, क्यों ये इतना प्रसिद्ध हुआ, और इसके अलावा इनके व्यवसाय के और भी जो भी चैलेंजेज़ हैं, और भी बहुत सारे विषयों पर हमने बात की। फिलहाल हम चलेंगे अभी, लेके आपको विजिट करेंगे। अभी पीछे हमारे जो पूरा प्लांट है, प्लांट में देखेंगे कि किस तरीके से ये साड़ियाँ बन रही हैं, और आपको ये भी दिखाएँगे कि अलग-अलग कौन-कौन से धागे हैं, उन उनको वो धागा भी आपको दिखाएँगे, क्योंकि यहाँ सारा प्रोसेस होता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं बनारस में जहाँ अलग-अलग चीज़ें बनती हैं, अलग-अलग चीज़ों को लाके फिर एक जगह उसकी बुनाई या चीज़ें बुनाई। होती हैं। लेकिन यहाँ लगभग सारी चीज़ें आप अपने तरीके से करवाते हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ सारे धागे तैयार कराता हूँ, जरी तैयार कराता हूँ, फिर साड़ी तैयार करता तो आइए चलते हैं अब हम लोग प्लांट की तरफ, और फिर देखते हैं वहाँ पर क्या-क्या कैसे हो रहा है। बनारसी साड़ी बनाई जा रही है, और यहाँ पर क्या कहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा-सा हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, कुछ आप हमें बता सकते हैं? साड़ियों की बुनाई की जाती है, तो बुनाई के समय जो धागे आगे लेफ्ट राइट यूज किए जाते हैं, ये यूज किए जाते हैं। ये एक काठी है, इस काठी पे धागे को लपेट के धागों के बीच में दौड़ाया जाता है, वो आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसमें जैसे ये हो गए आपके धागे, ये हो गए जरी। हाँ, ये विस्कोज है, इससे जरी तैयार होता है। और ये आपके पीछे जो है ये धागों को तैयार करने वाली मशीनें हैं, और इसी टाइप का एक मशीनें हैं जरी तैयार होने के लिए। क्योंकि अभी होली से कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, कुछ अपने घूमने निकल गए, कुछ रिश्तेदारी में चले गए, तो अगले अगले हफ्ते से सब प्रॉपर वे में चालू हो जाएगा। लेकिन ये मशीनें यही हैं, जरी के मशीनें हैं, धागे के मशीनें हैं, और इसके बाद हम आपको साड़ी की मशीनों पे ले चलते हैं। ये प्लांट का दूसरा हिस्सा है जहाँ हम इस समय आ गए हैं, और यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में हमें बताएंगे आप कि किस तरीके से यहाँ पर क्या काम हो रहा है। देखिए, हैंडलूम तो अब हम लोग नहीं यूज करते हैं, पावर लूम है। पावर लूम में हैंडलूम के मॉडल का ही ये है, इसको पंचिंग कार्ड बोलते हैं। दो तरह के हम लोग मशीनें यूज कर रहे हैं पावर लूम में, एक पंचिंग कार्ड, एक कंप्यूटराइज। तो ये पंचिंग कार्ड के मशीनें हैं, कंप्यूटराइज हम आगे वाले में दिखाएंगे आपको। तो जैसे जैसे कार्ड में पंचिंग किए जाते हैं, उसके हिसाब से फिर ये डिजाइन साड़ी में कटता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि बनारसी साड़ी में जो भी डिजाइन है कपड़े की बुनाई के समय ही तैयार होता है। तो आप इस पे फोकस करके देख सकते हैं कि डिजाइन जो है कपड़े की बुनाई के साथ ही तैयार हो रहा है। ये डिजाइन जो है पूरी तरीके से उभरा हुआ दिख रहा है, जो ये इसी के साथ मिल के बन रहा है। जी, मेन डिजाइन जो है बैक साइड है, फ्रंट साइड इसलिए नहीं डिजाइन रखा जाता है कि दाग धब्बे न लगे। ये एक्स्ट्रा धागे हैं जो बाद में कटिंग कर दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर और कुछ है बताने जैसा, या फिर यही प्रोसेस है पूरा यहाँ का? सेम यही प्रोसेस है, जैसे ये कतान की साड़ी है, आगे शिफॉन की साड़ियाँ बन रही है, प्रोसेस यही है इस कारखाने में। अगले फैक्ट्री में आपको दिखाते हैं जहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम है। प्लांट के दूसरे और आखिरी वाले हिस्से में आ गए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं में एक मशीन बंद है। हमें दिखाने के लिए समझ में आएगा यहाँ से कि किस तरीके से यहाँ पर डिजाइन और चीजें हो रही हैं।
देखिए, पहले तो सबसे पहले ऊपर आपको दिखाना चाहेंगे। ऊपर एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। अ, वो कार्ड सिस्टम था पिछले कारखाने में, ये कंप्यूटराइज सिस्टम डिजाइन को हम कंप्यूटर में डालते हैं और फिर बुनाई चालू करते हैं। देखिए, ये जो पीछे से आता है उसको ताना बोलते हैं। जो लोगों को होता है ना, कहावत है कि ताना बाना बुनना पड़ता है तब कोई काम करेंगे। तो ये जो पीछे से धागे आते हैं इसको ताना बोलते हैं। जो इधर से लेफ्ट राइट बन के डिजाइन और कपड़े तैयार होते हैं इसको बाना बोलते हैं। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो ताना बाना करके काम तैयार होता है। तो जो हम पीछे दिखा रहे थे कि काठी में धागे भरे जाते हैं, तो वो तानी के अंदर से इस पार उस पार करते हैं और इसको बैठाते जाते हैं। जैसे आइए एक चलता हुआ मशीन दिखाते हैं। देखिए, ताना में बाना दौड़ रहा है और उसको ये बैठा दे रहा है। और जिस हिसाब से डिजाइन है, धागा कपड़े धागे को ऊपर नीचे करता है और डिजाइन साड़ी में बनते जाते हैं। कौन से धागे पे क्या चलना है, कौन सा कलर चलना है, कौन सी जरी चलनी है, सब कंप्यूटर के माध्यम से इस मशीन में फिटेड है। ऐसे बुनाई होता है।